वेलकम बैक दोस्तों। आज के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन और उनसे जुड़े फैक्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद, विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश या वेस्ली बारबसा सो। इसका सही जवाब है दोस्तों आर प्रज्ञानंद। दोस्तों, हाल ही में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में आयोजित साल 2026 का नॉर्वे चेस टाइटल जीतकर टूर्नामेंट का इतिहास में पहले भारतीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एलपीएमएस का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री नितिन गडकरी अथवा श्री पीयूष गोयल। इसका सही जवाब है दोस्तों श्री अमित शाह। दोस्तों, भारत के इंटरनेशनल लैंड पोर्ट पर ऑपरेशन को पूरी तरह डिजिटाइज करने के लिए एलपीएमएस तैयार किया गया है। एलपीएमएस का फुल फॉर्म है दोस्तों लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जून 2026 में नई दिल्ली में लॉन्च करेंगे। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्गो प्रोसेसिंग और पैसेंजर मूवमेंट के वर्कफ्लो को इंटीग्रेट करेगा, जिसमें ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और डिजिटल पेमेंट के जरिए बॉर्डर चेकपॉइंट पर कंजेशन को कम किया जाएगा। एलपीएमएस को कस्टम डाटा एक्सचेंज के लिए आइसगेट और यूएलआईपी अर्थात यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2026 में छत्तीसगढ़ के सिंचाई मॉडल को किस योजना ने मान्यता दी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड पीएमएफबीवाई, एमसीएडीडब्ल्यूएम, पीएमएवाई या डीएवाई। इसका सही जवाब है दोस्तों एमसीएडीडब्ल्यूएम। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है मॉडिफाइड कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। अब एमसीएडीडब्ल्यूएम स्कीम जो है वो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फ्रेमवर्क के तहत एक सब स्कीम है और उसी के रूप में काम करती है, जिसे हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रैल 2025 में 1600 करोड़ के आउटलेट के साथ मंजूरी दी है। इस स्कीम का मुख्य फोकस माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज के जरिए देश भर के कमांड एरियाज में ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को 75% से ज्यादा तक पहुंचाना है। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने सभी स्टेट्स को छत्तीसगढ़ के इरिगेशन मॉडर्नाइजेशन मॉडल को स्टडी करने की सिफारिश की है, जहां मई 2026 में जैसपुर के 13 विलेजेस के लिए बाइगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया था। यह प्रोजेक्ट लगभग 4,933 करोड़ लैंड हेक्टेयर को इरिगेट करता है, जिसमें पानी के नुकसान को रोकने के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइंस है और ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग के लिए स्काडा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम का यूज किया गया है। फ्रेंड्स, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बारे में आप अच्छे से एक बार और पढ़ लें या वीडियो फिर से रिवाइज करके सुन लें। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा समझौता भारत को अन्य देशों के साथ विदेशी कर संबंधी जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है? आपके ऑप्शन हैं दोस्तों DTAA, FATF, FEMA या GEAR। इसका सही जवाब है दोस्तों DTAA अर्थात डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दोस्तों, भारत का अपडेटेड फॉरेन टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फ्रेमवर्क 1 जुलाई 2026 से ऑपरेशनल होने जा रहा है, जिसमें फॉरेन जुरिस्डिक्शन से आने वाली टैक्स रिक्वेस्ट को मैंडेटरी रूप से हाई प्रायोरिटी दी जाएगी। नए नियम के अनुसार भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट, जो भारत की नोडल अथॉरिटी है, को हर हाल में अवेलेबल फॉरेन टैक्स की इंफॉर्मेशन 15 दिन के अंदर अवेलेबल करनी होगी। मतलब उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ यह इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन कौन सा नंबर है? 100, 108, 112 या 121, 181। इसका सही जवाब है दोस्तों 112। दोस्तों, भारत ने इमरजेंसी सर्विसेज के लिए 112 को एकमात्र नेशनल इमरजेंसी रेस्पॉन्स हेल्पलाइन नंबर के रूप में अडॉप्ट किया है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ERSS 2.0 के तहत डेजिग्नेटेड किया गया है। अब ये ERSS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों?
तो इसका मतलब है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 28 मई 2026 को एक बड़ा निर्देश देते हुए सभी पुराने हेल्पलाइन नंबर जैसे कि 100, 101, 108, 102, 1043 या 1091 को 3 महीने के अंदर पूरी तरह से 112 के साथ इंटीग्रेट करने का ऑर्डर दिया था। ERSS 2.0 फ्रेमवर्क के अंदर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट को एक साथ जोड़कर कॉल्स, एसएमएस, एप्स और पैनिक बटन के जरिए अलर्ट रिसीव करने और ऑटोमेटिक लोकेशन डिटेक्ट करने की सुविधा दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के पहले चरण के लिए किस शहर का चयन किया गया था? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, भोपाल, रीवा, सागर या इंदौर। इसका सही जवाब है दोस्तों इंदौर। दोस्तों, मध्य प्रदेश ने साल 2005 में फाइनेंशियल लॉसेस के चलते बंद हुई अपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के नाम से फिर से रिवाइव करने का प्लान बनाया है। यह नई बस सेवा जुलाई-अगस्त 2026 से शुरू होने जा रही है, जिसमें इंदौर को पहले मॉडल सिटी के रूप में चुना गया है और इसके चलते इंदौर को 1688 बसेस दी जाएंगी। इस पूरे नेटवर्क के तहत कुल 5200 से ज्यादा बसेस चलाने का प्लान है, जो इंटरसिटी, इंटरसिटी और इंटरस्टेट रूट पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत काम करेंगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत 2026 के आखिर तक कितने फ्लेक्स फ्यूल रिटेल पंप लगाने की योजना बना रहा है? 100, 500, 1000 या 5000? इसका सही जवाब है दोस्तों 500। दोस्तों, भारत ने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को अडॉप्शन को बढ़ाने हेतु 2026 के एंड तक 500 फ्लेक्स फ्यूल पंप और साल 2027 के एंड तक 5000 इथेनॉल आउटलेट स्थापित करने का प्लान बनाया है। भारत पहले ही अपने E20 अर्थात 20% इथेनॉल ब्लेंडेड विद पेट्रोल का टारगेट समय से पहले हासिल कर चुका है और अब सरकार सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में अमेंड करके E85 और E100 जैसे स्टैंडर्ड्स ला रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत किस तरह की कंपनियों के प्रवासी संस्थापकों के मामले में सबसे आगे है? यूनिकॉर्न, कोऑपरेटिव्स, PSUs या NGOs? इसका सही जवाब है दोस्तों यूनिकॉर्न। फ्रेंड्स, यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है। अब स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट में इमिग्रेशन फाउंडेड बिलियन डॉलर स्टार्टअप अर्थात यूनिकॉर्न की लिस्ट में भारत पूरे ग्लोब में टॉप पर चल रहा है। अमेरिकन यूनिकॉर्न कंपनीज में 455 कंपनीज में से लगभग 60% इमिग्रेंट्स ने बनाई है और उसमें भी भारत का नंबर टॉप पे है। मतलब भारत से जो इमिग्रेंट्स अमेरिका में गए हैं उन्होंने वहां पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स बनाई हैं। सोचिए यही लोग भारत में होते तो भारत का कितना विकास होता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। EU में शामिल होने की बातचीत में पहले बातचीत समूह का क्या नाम है? अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, फंडामेंटल्स अर्थात बुनियादी बातें या ट्रेड? दोस्तों, इसका सही जवाब है फंडामेंटल्स। दोस्तों, अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने 3 जून 2026 को ब्रसेल्स में एक मीटिंग के दौरान यूक्रेन और मोल्डोवा के लिए EU एक्सेशन अर्थात मेंबरशिप प्रोसीजर को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। इस मेंबरशिप नेगोशिएशन की शुरुआत एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होगी, जिसमें सबसे पहले नेगोशिएटिंग क्लस्टर को फंडामेंटल्स नाम दिया गया है, जो डेमोक्रेसी और गवर्नेंस पर फोकस करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला वकील कौन बनी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्रीमती इंदु मल्होत्रा, श्रीमती BV नागरत्न, श्रीमती इंदिरा बनर्जी अथवा श्रीमती वेंकटा मोहना? इसका सही जवाब है दोस्तों श्रीमती वेंकटा मोहना। ये है श्रीमती वेंकटा मोहना। दोस्तों, जस्टिस श्रीमती वेंकटा मोहना ने हाल ही में जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ओथ ली है अर्थात शपथ ली है, जिसके साथ ही वो भारत के जुडिशियल हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट की 12वीं महिला जज बन गई हैं।
यह उनके कैरियर का एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि वह बार से सीधा सुप्रीम कोर्ट जज के जज के रूप में एलिवेट होने वाली दूसरी महिला हैं। बल्कि और इससे पहले यह मुकाम इंदु मल्होत्रा ने हासिल किया था, जब वो सीधा बार से सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के तहत कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद किया जाता है, और जस्टिस मोहना जून 2031 में रिटायर होंगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने इसरो के साथ जल प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? MOEFCC, नीति आयोग, DST या जल शक्ति? इसका सही जवाब है दोस्तों जल शक्ति। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और इसरो ने जून 2026 को नई दिल्ली में नेशनल वाटर मैनेजमेंट के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पर एक MOU साइन किया है। इस समझौते के तहत डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स और इसरो कुल 24 रिसर्च एरियाज पर मिलकर काम करेंगे, जिसमें रिजर्वॉयर मॉनिटरिंग, वाटर स्प्रेड मैपिंग और रिवर फ्लो एनालिसिस शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ BTA पर बातचीत कर रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका? इसका सही जवाब है दोस्तों अमेरिका। दोस्तों, भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हाल ही में जून 2026 के दौरान आयोजित टॉक्स में अपने पहले फेज के इंटरिम ट्रेड पैक्ट के लगभग 99% डिस्कशन पूरा कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केरला विश्वविद्यालय के शैक्षणिक समन्वय के लिए किस निकाय का प्रस्ताव है? सेनेट, UGC, सिंडिकेट या काउंसिल? इसका सही जवाब है दोस्तों सिंडिकेट। दोस्तों, केरला ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतर एकेडमिक कोऑर्डिनेशन के लिए एक एपेक्स हायर एजुकेशन गवर्नेंस बॉडी के रूप में एकेडमिक सिंडिकेट का प्रस्ताव रखा है। इस प्रपोजल को मई 2026 में 16वीं केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने पेश किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यूनिवर्सिटीज में ज्यादा एकेडमिक रिप्रेजेंटेशन और लर्नर स्ट्रक्चर लागू करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियामक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF के विकास की योजना बना रहा है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सेबी, RBI, IRDAI या PFRDA? इसका सही जवाब है दोस्तों सेबी। दोस्तों, सेबी ने मुंबई में आयोजित केयर एज डेट मार्केट समिट के दौरान कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी और रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए बॉन्ड ETF इनिशिएटिव की घोषणा की है। भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 15 के 70.5 लाख करोड़ से बढ़कर अब 60 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, लेकिन इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन 1% से भी कम है, जिसे सेबी बढ़ाना चाहता है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, आंध्र प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है? आपको हमने ऑप्शंस दिए थे, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति या कुर्नूल। इसका सही जवाब है दोस्तों विशाखापट्टनम। दोस्तों, भारत सेमीकंडक्टर मिशन फ्रेमवर्क के तहत आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में स्टेट का पहला सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश में कहाँ किया गया है विशाखापट्टनम में? तो वो है तल्लुवाड़ा विलेज में। यह फैसिलिटी एक OSAT अर्थात आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में ऑपरेट करेगी, जो वेफर फैब्रिकेशन के बाद असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग का काम संभालेगी। इस प्रोजेक्ट पर कुल 2,387 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसे 2 फेज में इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 4.0 के तहत 30 एकड़ लैंड नॉमिनल प्राइस पर अलॉट की है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवाश्म आमतौर पर अतीत के समुद्री जलवायु को रिकॉर्ड करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, फोरामिनिफेरा, बायोफ्राइट, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।